नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में पेबल्स मैनेजमेंट और वेंडर इनवॉइस वर्कफ्लोज की कॉम्प्लेक्स दुनिया में एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल के रूप में चलेंगे। जरा फर्ज कीजिए हमारे एक जूनियर अकाउंटेंट होजे को। उसका रोज का काम है वेंडर इनवॉइसेस को प्रोसेस करना, और उसके इस रोजमर्रा के सफर के जरिए हम सीखेंगे कि सिस्टम में एक इनवॉइस आने से लेकर फाइनल रिपोर्टिंग तक एक्चुअली क्या-क्या होता है। एक छोटी सी डिटेल पूरे फाइनेंशियल प्रोसेस का रास्ता कैसे बदल सकती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। हमारा रास्ता बड़ा क्लियर है। पहले पेबल्स और जनरल लेजर का कनेक्शन, फिर ये वर्कफ्लो दो हिस्सों में बटेगा, इनवॉइसेस परचेज ऑर्डर के साथ और इनवॉइसेस बिना परचेज ऑर्डर के। उसके बाद हम देखेंगे इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर असर और आखिर में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को मॉनिटर करना। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, कनेक्टिंग पेबल्स एंड लेजर, द फाउंडेशन। अपने डेली टास्क्स के दौरान होजे को बहुत बेसिक लेकिन ज़रूरी बात समझ आई। हर सप्लायर का पेबल्स मैनेजमेंट में अपना एक अलग अकाउंट होता है, लेकिन सिस्टम को सारे फाइनेंशियल ऑपरेशंस का एक ओवरआर्चिंग व्यू भी तो चाहिए। तो आखिर में हर एक चीज़ का जनरल लेजर से कनेक्ट होना बिल्कुल मैंडेटरी है। अब ये कनेक्शन बनता कैसे है? ये होता है रिकन्सिलिएशन अकाउंट के जरिए। इसे एक ब्रिज समझ लीजिए। ये एक मैंडेटरी अकाउंट है जो सप्लायर मास्टर रिकॉर्ड से निकल कर आता है। एक तरफ इंडिविजुअल सप्लायर ट्रांजैक्शंस और दूसरी तरफ कंपनी का मेन जनरल लेजर। यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि इन अकाउंट्स में सीधे तौर पर पोस्टिंग्स नहीं की जा सकती। ये सिंपली जनरल लेजर में सारे पेएबल्स को समराइज कर देता है। अब यहाँ हमारे सामने एक सबसे बड़ा सवाल आता है, सप्लायर इनवॉइस की शुरुआत आखिर कहाँ से होती है? जोजे के डेली वर्कफ्लो के लिए ये बिल्कुल एक फोर्क इन द रोड, यानी दो राहें जैसा है। इनवॉइस का ओरिजिन ही एसेंशियली ये तय करता है कि उसके आइटम्स आगे पोस्ट कैसे होंगे। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स हमारा अगला कॉन्सेप्ट, विथ परचेज ऑर्डर वर्सेस विदाउट परचेज ऑर्डर। ये दोनों बिल्कुल ही अलग रास्ते हैं। एक तरफ ऑर्डर्ड स्टॉक को ट्रैक करना है जिसका एक प्रॉपर परचेज ऑर्डर बना होता है, और दूसरी तरफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जहां कोई परचेज ऑर्डर नहीं होता। चलिए ट्यूटोरियल के इस पहले रास्ते पर चलते हैं। सेक्शन 2, इनवॉइसेस विद परचेज ऑर्डर्स, ट्रैकिंग स्टॉक। जब किसी इनवॉइस के साथ सिस्टम में एक परचेज ऑर्डर जुड़ा होता है तो वहां एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट और रिगरस मैचिंग प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। इसके स्टेप्स काफी सिस्टमैटिक है। पहला, इनवॉइस को परचेज ऑर्डर और गुड्स रिसीट के साथ मैच किया जाता है। ये कंप्लीटली इंश्योर करता है कि कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो। दूसरा स्टेप, नेट अमाउंट को GR/IR क्लियरिंग अकाउंट में डेबिट किया जाता है। और तीसरा, जो इनपुट टैक्स अमाउंट है वो सीधे टैक्स जनरल लेजर अकाउंट में चला जाता है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक्यूरेट। यहाँ एक टर्म आई थी GR/IR अकाउंट, यानी गुड्स रिसीट और इनवॉइस रिसीट। अब ये क्या भला है? ये सोर्स टू पे प्रोसेस का एक बहुत ही अहम क्लियरिंग मैकेनिज्म है, एक टेम्पररी होल्डिंग एरिया। क्योंकि मटेरियल डिलीवरी आनी होती है तो नेट अमाउंट टेम्पररी इस क्लियरिंग अकाउंट में डेबिट करके रखा जाता है जब तक कि उसे फाइनल मटेरियल अकाउंट में ट्रांसफर ना कर दिया जाए। ओके, अब पिवट करते हैं दूसरे रास्ते पर। सेक्शन 3, इनवॉइसेस विदाउट परचेज ऑर्डर्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब रोजमर्रा के काम में कई ऐसे इनवॉइसेज आते हैं जहां बैलेंस शीट में स्टॉक रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं होती, मोस्टली सर्विसेज। तो इस रास्ते पर प्रोसेस बिल्कुल बदल जाता है। इस ऑल्टरनेट पाथ पर वैलिडेशन परचेज ऑर्डर से नहीं बल्कि सीधे वेंडर अग्रीमेंट से होता है। पहले इनवॉइस डिटेल्स को अग्रीमेंट के साथ वैलिडेट किया, फिर चेक किया कि जो सर्विसेज मेंशन्ड हैं वो बेसिकली रिसीव हुई हैं या नहीं। और जब सब ठीक हो तो इन नेट अमाउंट्स को किसी बैलेंस शीट में नहीं बल्कि सीधे एक्सपेंसेस के तौर पर पोस्ट कर दिया जाता है। लेट्स मूव टू सेक्शन 4 एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स इनटू द बिग पिक्चर, इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द मैक्रो व्यू। थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि होजे का ये डेली डेटा आखिर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में कहाँ जाकर लैंड करता है। Now, what's really interesting about this slide is इनका आखिरी ठिकाना, दोनों रस्तों का फाइनल डेस्टिनेशन देखिए। अगर इनवॉइस परचेज ऑर्डर के साथ था तो नेट अमाउंट जाएगा बैलेंस शीट के मटेरियल अकाउंट में, पर अगर वो बिना परचेज ऑर्डर के था तो नेट अमाउंट सीधा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के किसी एक्सपेंस अकाउंट में। वर्कफ्लो अलग तो आखिरी पड़ाव भी अलग। लेकिन एक बेसिक रूल है जो कभी नहीं बदलता,
चाहे रास्ता कोई भी हो। ग्रॉस इनवॉइस अमाउंट्स हमेशा, और मेरा मतलब है लिटरली हमेशा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो पेबल्स रिकंसिलिएशन अकाउंट है वहां क्रेडिट होते हैं। ये एक एब्सोल्यूट रूल है और इसी से सारा बैलेंस मेंटेन होता है। प्रोसेसिंग का हिस्सा पूरा हुआ, अब आते हैं फाइनल सेक्शन पर, मॉनिटरिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, एनालिटिक्स। जब सिस्टम में हजारों इनवॉइसेस फीड हो जाते हैं तो उन्हें सिर्फ प्रोसेस करना काफी नहीं है, एक होलिस्टिक बिग पिक्चर व्यू रखना जरूरी है। और यहाँ एंट्री होती है अकाउंट्स पेएबल ओवरव्यू की। इसे एक सेंट्रल डैशबोर्ड समझ लीजिए। ये ऐप सप्लायर ऑपरेशंस को मैनेज करने का मेन एंट्री पॉइंट है, जहां से सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को मॉनिटर किया जा सकता है और आगे की डिटेल्ड रिपोर्ट्स इजीली एक्सेस की जा सकती हैं। इस सेंट्रल ऐप के अंदर काफी यूजफुल ड्रिल डाउन ऐप्स हैं, जैसे डेज पेबल आउटस्टैंडिंग, जिससे पता चलता है कि बिल्स पे करने में एवरेज कितने दिन लग रहे हैं। उसके बाद है पेबल एजिंग या एजिंग एनालिसिस, जो एसेंशियली एक इनवॉइस की लाइफ ट्रैक करता है उसके पोस्ट होने के बाद से। और तीसरा ड्यू इनवॉइसेस फ्री फॉर पेमेंट, जो उन इनवॉइसेस की लिस्ट देता है जो पेमेंट के लिए स्ट्रिक्टली रिलीज हो चुके हैं। एक और बेहद खास एनालिटिकल ऐप है ओवरड्यू पेबल्स ऐप। इसका मेन काम क्या है? जो हमारे क्रिटिकल वेंडर्स हैं उनकी रुकी हुई पेमेंट्स को मॉनिटर करना, चाहे वो कंपनी कोड, वेंडर ग्रुप या पेमेंट ब्लॉक रीजन के हिसाब से हो, ताकि रिस्पॉन्सिबल लोगों को टाइम पर नोटिफाई किया जा सके और किसी भी पोटेंशियल रिस्क को आगे बढ़ने से पहले ही मिटिगेट कर लिया जाए। तो इस चर्चा के आखिर में हमारे सामने ये बड़ा सवाल बचता है, इन अलग अलग इनवॉइस वर्कफ्लोज पर पकड़ बनाना और उन्हें डेटा एनालिटिक्स से जोड़ना किसी भी कंपनी की एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एक्यूरेसी और उसकी ऑपरेशनल इनसाइट्स को किस हद तक ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इस बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि पेबल्स का ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता, बस इसकी समझ यहाँ से और गहरी होती है।